तो सीजन 2 की कहानी हर टाइमलाइंस में 6 महीने बाद की है और हम सबसे पहले जून 21, 2020 वाली टाइमलाइन के बारे में जानेंगे। विंडन शहर में फिलहाल यासिन, एरिक, मिकल, जॉनस और अल्रिक गायब थे और इस बात से हैना और कैथरीना काफ़ी डिप्रेस्ड है। जहां हैना अपने घर पे बैठ के खुद की डिप्रेशन से जूझ रही थी, वहीं कैथरीना रोज विंडन केव्स के अंदर जाकर अपने पति और बच्चे को खोजने की कोशिश करती थी। मार्था और बार्थोस की ब्रेकअप हो गई है और रेजिना का कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा था। इन सारी परिस्थितियों में रेजिना के हस्बैंड अलेक्जेंडर टीडमैन भी अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को 6 दिन में हमेशा के लिए बंद करने वाले थे। तो एक दिन हैना अपने डिप्रेस स्टेट में खुदकुशी करने की सोचती है, लेकिन तभी हम व्यूअर्स वहाँ स्ट्रेंजर जोनस को आते देखते हैं। अब ऑब्वियसली हैना उसे नहीं पहचान पाती है, लेकिन स्ट्रेंजर पुरानी बातों का जिक्र करके ये प्रूव करता है कि वही जॉनस है। हैना अपने बेटे को देखकर काफ़ी खुश थी, जस्ट दैट जॉनस वॉज मच ओल्डर नाउ। स्ट्रेंजर जॉनस बताता है कि वो फ्यूचर से है और वो टाइम ट्रेवल करके 2020 में आया है। इस बात को प्रूव करने के लिए स्ट्रेंजर जोनस हैना को टाइम मशीन भी दिखाता है और इस टाइम मशीन को ये दोनों विंडन केव्स के अंदर ले जाते हैं, जहां से दे कैन ट्रैवल बैक टू 1986। वहीं दूसरी तरफ विंडन शहर में हो रही मिसिंग केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक न्यू ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है, जिसका नाम क्लॉसन था। क्लॉसन विंडन शहर के कई लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन यहाँ कोई भी इंसान अपनी सीक्रेट नहीं बता रहा था। क्लॉसन शॉर्ले के साथ मिलकर रेजिना टीडमैन से पूछताछ करता है और इस इंटरोगेशन में क्लॉसन वांटेड टू नो कि आखिर अलेक्जेंडर ने शादी के बाद रेजिना के फैमिली का सरनेम क्यों यूज़ किया। अब ऑब्वियसली रेजिना को ये सवाल बेतुका लगता है और वो इसका कोई जवाब नहीं देती है। क्लॉसन रेजिना की मदद से स्ट्रेंजर जॉनस की स्केच बनवा लेता है और रेजिना क्लॉसन को वो सारी चीज़ें देती है जो कि उसने अपने होटल में स्ट्रेंजर जॉनस वाले रूम से रिकवर किया था। इन चीज़ों में शॉर्ले को अपने ग्रैंडफादर की किताब की कुछ पेजेस मिलती है और वो फ़ौरन ही इन पेजेस को यहाँ से उठाकर एब्रप्टली निकल जाती है। अब दोस्तों, शॉर्ले डॉक्टर जो कि क्लॉसन के साथ काम कर रही थी, वो भी क्लॉसन से ढेर सारी बातें छुपा रही थी। शॉर्ले अपने हस्बैंड पीटर के साथ मिलकर अलग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जहां ये दोनों अपने बंकर का इस्तेमाल करके सारे क्लूज को लिंक करने की कोशिश कर रहे थे। इस काम में इनकी बेटी एलिजाबेथ भी मदद कर रही थी और एक दिन एलिजाबेथ को अपने ग्रेट ग्रैंड डैड के स्टोर में हर्मेटिक फिलॉसफी की एक बुक मिलती है। इस बुक के अंदर एक ग्रुप फोटो थी जिसमें एलिजाबेथ नोआ को देख पाती है और इस फोटो के पीछे सिगमंडस क्रिएटस एस्ट के साथ साथ 1921 की डेट लिखी हुई थी। पीटर फौरन ही ये फोटो शॉर्ले को दिखाता है और ये लोग नोआ को 1921 में देखकर एकदम आश्चर्यचकित थे। एलिजाबेथ को यहाँ एक और पिक मिलती है जिसमें छोटी शॉर्ले अपने ग्रैंड डैड के साथ थी और शॉर्ले के ग्रैंड डैड और कोई नहीं बल्कि H.G. टैनाहॉर्स थे। इन फोटोज को देखकर पीटर शॉर्ले से पूछते हैं कि क्या उसके ग्रैंडपा भी इस तरह के इवेंट्स में इन्वॉल्व थे, तो इस पर शॉर्ले का कहना था कि उसके ग्रैंडपा ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते थे। इनफैक्ट शॉर्ले को तो ये तक नहीं पता कि उसके रियल पेरेंट्स कौन हैं। दूसरी तरफ हम यूएस पुलिसमैन वॉयलर को देख पाते हैं और इस सीन में हमें पता चलता है कि वॉयलर का भाई और कोई नहीं बल्कि वही ट्रांसजेंडर था जो कि पहले पीटर के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व था। ये ट्रांसजेंडर एक ट्रक को गार्ड कर रहा था जिसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट थी और जल्दी इस वेस्ट को जमीन के अंदर दबा दिया जाएगा। अगर आपको याद हो तो लास्ट सीजन में पुलिस को न्यूक्लियर पावर प्लांट की सर्च वारंट मिल गई थी और अलेक्जेंडर ने न्यूक्लियर वेस्ट को इसी ट्रक के अंदर छिपाया था। यहाँ से कहानी चेंज होकर सीधा 1921 में जाती है, जहां हम व्यूअर्स 2 लोगों को विंडन केव्स के अंदर टनल खोदते हुए देख पाते हैं। पहले इंसान के फ्रंट बॉडी पे एमरल्ड टैबलेट की टैटू थी और वो बंदा इस टनल को बनाते हुए काफ़ी परेशान हो रहा था। दूसरा बंदा इस बात को समझ रहा था और वो पहले बंदे से पूछता है कि क्या उसे एडम और उसकी प्रोफेसी में भरोसा नहीं है। पहला बंदा कुछ क्लियर जवाब नहीं देता है और अगले ही सीन में दूसरा बंदा पहले बंदे को एक कुल्हाड़ी से जान से मार डालता है। अब यहाँ पहला बंदा कौन था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन दूसरा बंदा और कोई नहीं बल्कि नोआ है। जी हाँ दोस्तों, यंग नोआ 1921 में था और वो किसी एडम नामक बंदे की प्रोफेसी को मान रहा था। इनफैक्ट यंग नोआ ने सिगमंडस कल्ट के साथ मिलकर ही 1921 के दौरान विंडन केव्स के अंदर टनल बनाया था, जिससे फ्यूचर में लोग टाइम ट्रैवल कर पा रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास एडम की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हम व्यूअर्स इतना ज़रूर समझ पाते हैं कि नोआ भी एडम के इशारे पे ही काम कर रहा था एंड एडम इज़ द रियल मास्टरमाइंड।
एडम की प्रोफेसी के मुताबिक पृथ्वी से नर्क का विनाश होगा और यहाँ हमेशा के लिए स्वर्ग की स्थापना होगी। इसके अगले ही सीन में हम व्यूअर्स ओल्ड नोआ को देख पाते हैं जो कि अपने यंगर सेल्फ के साथ था। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड नोआ अपने यंगर वर्जन को ये समझा रहा था कि उन्हें एडम की बातों को मानना है और एडम सब कुछ सोच समझ के कर रहा है। यहाँ हम व्यूअर्स एडम को भी देख पाते हैं जो कि थोड़ा अजीब दिखता था और वो ओल्ड नोआ को किसी जर्नल की मिसिंग पेजेस को खोजने बोलता है। नोआ, जिसे अब तक हम सबसे बड़ा विलन मान रहे थे, वो एडम के सामने डरा हुआ सा दिख रहा था। एडम का कहना था कि 27 जून को 2020 वाली टाइमलाइन में एपोकलिप्स आने वाली है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहीं से ही लास्ट साइकिल शुरू होगी। यहाँ सीन चेंज होकर 1987 वाली टाइमलाइन में जाती है जहाँ हम व्यूअर्स आइनेस कैनवॉल्ड को मिकल का ख्याल रखते देख पाते हैं। मिकल को अब भी अपनी टाइमलाइन की बातें याद थी, लेकिन आइनेस मिकल को पूरी तरह से अपने साथ पालना चाहती थी। इस टाइमलाइन में पावर प्लांट की हेड क्लॉडिया थी, जिसके ऑफिस में एक दिन एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आती है। ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि क्लॉडिया की ही ओल्डर वर्जन थी जो कि फ्यूचर से अपने यंगर सेल्फ से मिलने आई थी। अब ऑब्वियसली यंग क्लॉडिया को इन बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था और इसीलिए ओल्ड क्लॉडिया कुछ इंस्टेंट फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती है। इसके अलावा ओल्ड क्लॉडिया बताती है कि उसका कुत्ता ग्रेचन, जो कि 1953 में खोया था, वो यंग क्लॉडिया को 1986 में मिला क्योंकि ओल्ड क्लॉडिया ने ही ग्रेचन को विंडन केव से 1953 से उठाकर 1986 वाली टाइमलाइन में रख दिया था। शी जस्ट वांटेड टू प्रूव हर पॉइंट कि वो एक्चुअली में ओल्ड क्लॉडिया है और वो टाइम ट्रैवल कर सकती है। ओल्ड क्लॉडिया अपने यंगर सेल्फ को विंडन केव्स में ले जाती है और उनका कहना था कि यंग क्लॉडिया का काम एडम को रोकने का है। वो यंग क्लॉडिया को कुछ ब्लूप्रिंट्स देती है और उसके बाद वो टाइम मशीन की मदद से यहाँ से गायब हो जाती है। अब दोस्तों, ओल्ड क्लॉडिया ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो अपने यंगर सेल्फ को उस रास्ते पे लाना चाहती थी जिस पे चल के वो एडम को रोकने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंजर जोनस अपनी मॉम हैना के साथ 1987 वाली टाइमलाइन में आ चुका था। इनके टाइम ट्रैवल करने से विंडन केव से आवाज आती है जिसे सुनकर मिकल केव्स की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में मिकल को नोआ मिलता है जो कि उसे वापस स्कूल जाने को कहता है। उसी दिन शाम में स्ट्रेंजर जोनस अपनी माँ हैना को मिकल दिखाता है और ये देखकर हैना सब कुछ समझ चुकी थी। हैना को पता चल चुका था कि 2020 वाली टाइमलाइन से गायब हुए लोग किसी और टाइमलाइंस में पहुंच चुके हैं, बट वी एज अ व्यूअर्स थिंक कि क्या ये सारी बातें हैना को बताना सही था। एनीवेज, अगले सीन में हम व्यूअर्स ईगॉन टाइडमैन को देख पाते हैं जो कि विंडन शहर में हो रहे अजीब चीज़ों की गुत्थी सुलझाने की सोचते हैं। अगर दोस्तों आपको याद हो तो पिछले सीजन के 1953 वाले टाइमलाइन में ईगॉन को कुछ बच्चों की लाश मिली थी और उसी टाइमलाइन में छोटा हेल्गे भी गायब हुआ था। ठीक उसी तरह 1986 में मैड्स गायब हुआ था और यहाँ एक अनजान बच्चा मिकल आया जो कि खुद को फ्यूचर से बताता है। ईगॉन को याद आता है कि उन्होंने 1953 में एक अल्रिक नामक इंसान को गिरफ्तार किया था और वो अल्रिक से 1987 में मिलने की सोचते हैं। दोस्तों, अल्रिक जो कि 2019 से 1953 में अपने बेटे मिकल को खोजने आया था, वो उसी टाइमलाइन में हमेशा के लिए रह गया और वो वहीं एज होकर 1987 में बूढ़ा हो चुका था। अल्रिक फिलहाल एक मेंटल असाइलम में था जहां ईगॉन उससे मिलते हैं। ओल्ड अल्रिक का कहना था कि कुछ ही दिनों में ईगॉन की मौत होने वाली है तो उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन को स्पीड अप करना होगा। वहीं दूसरी तरफ यंग क्लॉडिया ब्लूप्रिंट पे मार्क्ड प्लेस को डिग अप करती है और उसे वहां एक टाइम मशीन मिलती है। दरअसल ओल्ड क्लॉडिया 1953 में ट्रैवल करके इस प्लेस पे एक टाइम मशीन बड़ी कर दी थी ताकि 1987 वाली क्लॉडिया वहां डिग करके उसे निकाल सके, जिससे उसकी जर्नी शुरू हो। दिस होल सीरीज इज फुल ऑफ सच पैराडॉक्सेस। एनीवेज, यहाँ से कहानी चेंज होकर 2053 में पहुंचती है जहां हम व्यूअर्स जॉनस को देख पाते हैं। 2053 की टाइमलाइन हमें पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड को दिखा रही थी जहां बंकर में जॉनस को क्लॉडिया की कॉपीज और कैसेट्स मिलती है। इन कैसेट में किसी गॉड पार्टिकल डिस्कवरी की बातें की जा रही थी और वहां जॉनस को पता चलता है कि अगर गॉड पार्टिकल को स्टेबलाइज कर लिया गया तो कोई भी इंसान टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है जिससे ये टाइम लूप ब्रेक हो जाए। जॉनस को यह भी पता चलता है कि विंडन शहर के ज्यादातर लोग एपोकैलिप्स में मारे गए थे। अब दोस्तों 2053 में विंडन शहर को एक काइंड ऑफ मिलिट्री ग्रुप चला रही थी जो कि लोगों को एक पर्टिकुलर जोन में जाने से रोकती थी। इस जगह को डेड जोन के नाम से बुलाया जा रहा था
और जो कोई भी यहाँ जाने की कोशिश करता था उसे ये मिलिट्री ग्रुप सबके सामने फांसी लगा देती थी। हम व्यूअर्स यहाँ देख पाते हैं कि ये मिलिट्री ग्रुप 2 लोगों को इसी वजह से फांसी लगाती है और वो दोनों लोग मरने से पहले ये बोलते हैं कि ग्रुप लीडर ने उस जोन में भगवान को बाकी लोगों से छिपा कर रखा है। अब जो इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर थी वो डेफ एंड डम्ब थी, और अगर आपको याद हो तो 2020 वाली टाइमलाइन में एलिजाबेथ भी डेफ एंड डम्ब है, यानी कि एलिजाबेथ समहाउ अपोकैलिप्स सर्वाइव कर गई थी और फ्यूचर में वो इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर बन चुकी है। एलिजाबेथ के साथ हमेशा एक ट्रांसलेटर रहती थी जो कि लोगों की बातों को एलिजाबेथ तक और एलिजाबेथ की बातों को लोगों तक पहुंचाती थी। ये ग्रुप सिगमंडस क्रिएटस एस्ट को मानते थे और उनका ये भी मानना था कि अगले 6 दिनों में उनके सामने स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा। यहाँ जॉनस वॉज क्वाइट क्यूरियस अबाउट व्हाट्स बियॉन्ड द वॉल इन द डेड जोन, मे बी व्हाइट वॉकर्स। एनीवेज, उसी रात जॉनस छुपते छुपाते हुए वॉल को क्रॉस कर जाता है और वो डेड जोन में एक अजीब सी चीज को देख पाता है विच वॉज लुकिंग लाइक ऑब्सक्यूरियस फ्रॉम हैरी पॉटर। ये जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट की तरह लग रही थी और वहाँ इस अजीब सी चीज के आसपास कई मशीन्स थे। जॉनस इन मशीन्स को स्विच ऑन करता है जिससे ये अजीब सी चीज़ काइंड ऑफ स्टेबलाइज होकर एक गोल सा आकार लेती है, लेकिन अगले ही क्षण मशीन की फ्यूल खत्म हो जाती है जिससे ये चीज़ वापस से डीस्टेबलाइज हो जाती है। तो अगले दिन जॉनस इस मिलिट्री ग्रुप के टैंक से कुछ फ्यूल चुराता है और उसी रात वो वापस से वॉल क्रॉस करने की कोशिश करता है। इस कोशिश में जॉनस को मिलिट्री ग्रुप की लीडर पकड़ लेती है और वो जॉनस को सबके सामने फांसी देने की सोचती है। फांसी से पहले जॉनस सबको चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि अगले 5 दिन में कोई स्वर्ग का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला है। इनफैक्ट उसके टाइमलाइन में सभी लोग एपोकैलिप्स के कारण मारे जाएंगे, लेकिन कोई भी जॉनस की बात नहीं सुन रहा था। जॉनस को फांसी भी लगाया जाता है, लेकिन जॉनस के मरने के पहले एकदम लास्ट मोमेंट पे इस मिलिट्री ग्रुप की लीडर रोप को शूट करके जॉनस को बचा लेती है। वो जॉनस को एक काइंड ऑफ पिंजरे में लॉक करती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि फांसी पे लटकने से जॉनस के गले पे गहरे घाव के निशान आ गए थे। उसी रात जॉनस से मिलने वही लड़की आती है जो कि ग्रुप लीडर के साथ साथ रहती थी और वो जॉनस को आज़ाद करती है ताकि जॉनस उसे डेड जोन दिखा सके। ये दोनों डेड जोन में जाकर मशीन को रीस्टार्ट करते हैं और वो अजीब सी चीज़ वापस स्टेबलाइज होती है। स्टेबलाइज होने के बाद जॉनस को स्फीयर के दूसरी तरफ एक अलग दुनिया दिख रही थी और वो इसके थ्रू टाइम ट्रैवल करता है। मीनवाइल दूसरी लड़की जॉनस को ये सब करते देख एकदम आश्चर्य में थी। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि वो अजीब सी चीज़ और कुछ नहीं बल्कि गॉड पार्टिकल थी और ये मशीन्स उस पार्टिकल को स्टेबलाइज करके टाइम डोर्स को ओपन करती है जिससे कोई भी इंसान टाइम ट्रैवल कर सकता है। तो दोस्तों माना जाता है कि 270 BCE के आसपास सम्राट अशोक अक्सर गहन चिंतन में डूबे रहते थे क्योंकि उनके साम्राज्य के पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो कि अगर गलत हाथों में लग जाए तो वो एक विनाश का कारण बन सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का अध्ययन सम्राट खुद तो नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने 9 लोगों की एक समूह की स्थापना की जो कि 9 अलग अलग विषयों का अध्ययन करके उन विषयों पर शोध भी कर सके। इन 9 लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था और ये 9 लोग हमारी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर इस संसार के सारे ज्ञान को एकत्रित करने लगे। इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए इन सभी ने एक एक किताब अपने पास रखी जिसमें वो उन सारी ज्ञानवर्धक बातों को लिखते थे जिस पर उन्होंने शोध किया हो। ये 9 लोग अपनी किताब को अक्सर अपडेट करते रहते थे और जैसे जैसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था वो उस बात को इस किताब में लिख देते थे। यहाँ से शुरू हुई भारत या फिर शायद पूरे विश्व की पहली सीक्रेट सोसाइटी जो कि इंसानियत के संरक्षण के लिए बनी थी। लोगों का मानना है कि ये 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच है और ये लोग अपनी अपनी किताबों के ज्ञान को इस दुनिया से बचा के रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 9 अननोन मैन पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को किस तरह से मेंटेन कर पाए और उनके मरने के बाद उनकी किताबों का क्या हुआ। इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं और मैं आपको इन दोनों थ्योरीज के बारे में एक एक करके बताऊंगा। तो दोस्तों पहली थ्योरी के मुताबिक इन 9 लोगों ने हमेशा अपने स्टडी फील्ड के जीनियस लोगों पर नज़र रखी और जब उनके रिटायर होने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सारी नॉलेज और बुक उस नए जीनियस इंसान को दे दी जो कि इस सोसाइटी के काम को आगे बढ़ाएगा।
इस तरह से ये सीक्रेट ग्रुप हजारों सालों से आगे बढ़ती आ रही है और इनकी किताबें हमेशा नई जानकारियों से अपडेट होती रहती है। ये बात सुनने में काफ़ी बिलीवेबल लगती है, लेकिन दोस्तों यहाँ जो दूसरी थ्योरी हमारे सामने आती है वो काफ़ी अनबिलीवेबल सी है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इन 9 लोगों ने ऐसे रसायन का खोज कर लिया जो कि इनके उम्र को बढ़ने ही नहीं देती है। तो इस प्रकार ये 9 लोग हजारों सालों से इंसानियत पर नज़र रखते हुए इसकी संरक्षण कर रहे हैं। मैं पर्सनली फर्स्ट थ्योरी की तरफ इंक्लाइंड हूँ क्योंकि दूसरी थ्योरी कुछ ज़्यादा ही फार-फेच्ड है। एनीवेज, यहाँ एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर इन 9 लोगों की किताबों में किन सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। इस बात का जवाब हमें टैबलेट मंडी द्वारा लिखी गई द 9 अननोन मेन किताब में मिलती है और मंडी ने ये किताब 1923 में लिखी थी। तो चलिए हम मंडी के किताब और कुछ दूसरे सोर्सेज की मदद से इन 9 बुक्स की सब्जेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली किताब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा जैसी सब्जेक्ट्स पे बातें करती है और इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान इस किताब में लिखी गई बातों को समझकर उस पर अमल कर पाए तो वो साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। वो किसी भी इंसान या फिर हजारों इंसान को एक साथ अपनी बातें मनवा सकता है और ऐसी टैक्टिक्स वॉर या फिर प्रोपेगेंडा में काफ़ी काम आती है। शायद इसीलिए पहली किताब को सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसकी नॉलेज मात्र से एक इंसान पूरी जनता को अपने इशारे पे नचा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पे है और इस किताब में इंसानी शरीर की पूरी जानकारी है। इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान किसी को भी छूने मात्र से उसकी जान ले सकता है और इसे द टच ऑफ डेथ नाम से दर्शाया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान शरीर के सारे वीक पॉइंट्स या फिर प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जान जाता है और इस वजह से वो ह्यूमन नर्व इम्पल्स को रिवर्स करके किसी को भी तुरंत ही पैरालाइज या फिर मार सकता है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पे है, जहां पढ़ने वाले को सूक्ष्म जीवों की जीवन सार के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। ये ज्ञान किसी को भी हमारी दुनिया में चल रही लाइफ साइकिल को समझाने में मदद करता है। चौथी किताब एल्केमी और मेटल ट्रांसम्यूटेशन पे है, जिसकी जानकारी से एक इंसान किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ह्यूमैनिटी ने किसी तरह के सीवियर ड्रॉट या फिर ऐसी ही कोई आपत्ति का सामना किया है तो यूजुअली वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस को कुछ अननोन सोर्सेज से ढेर सारा सोना मिला था। ये अननोन सोर्सेज और कोई नहीं बल्कि ये 9 अननोन मेन ही हो सकते हैं। पांचवा किताब कम्युनिकेशन के ऊपर है और दोस्तों इस किताब की जानकारी सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस किताब में एलियन से कम्युनिकेट करने की विधि को भी दर्शाया गया है। इस बात से हमें समझ आता है कि 9 अननोन मेन ने एलियंस के प्रेजेंस को भी ढूंढ निकाला था और उनकी नॉलेज हमारे विज्ञान से काफ़ी आगे थी। एलियन लैंग्वेज के अलावा इस किताब में ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में काफ़ी नॉलेज है, विच कैन बी रियली बेनिफिशियल। छठी किताब ग्रेविटी के ऊपर है और इस किताब में मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को बनाने की पूरी जानकारी है। इस जानकारी को वैमानिक शास्त्र या फिर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं और इस किताब को पढ़कर एक इंसान विमान बनाने की पूरी जानकारी ले सकता है। सातवीं किताब कॉस्मोजेनी या फिर मैटर्स ऑफ द यूनिवर्स पे है, जहां इसे पढ़ने वाला इंसान हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स की जानकारी ले सकता है। आठवीं किताब लाइट और उसकी स्पीड वगैरह के नॉलेज पे है और इस किताब में लाइट को एज अ वेपन यूज़ करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। नवीं किताब सोशियोलॉजी पे है, जहां पढ़ने वाले को रूल्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रीडर को डिफरेंट सोसाइटीज़ की अपराइजिंग और डाउनफॉल की डीप नॉलेज होगी। अब दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 थियरीज बताई है जिनके माध्यम से इन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी आज भी हमारे दुनिया में हो सकती है। दूसरी थियरी तो काफ़ी वेग थी, लेकिन पहली थ्योरी में कुछ सेंसिबल बात थी और उस हिसाब से ये 9 अननोन मेन हमारी दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे हो सकते हैं। लोगों की माने तो 10th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल पोप सिल्वेस्टर II इसके मेंबर थे और कई लोग तो विक्रम साराभाई को भी 9 अननोन मेन में से एक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को क्रिएट किया था। इन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी ठीक इल्यूमिनाटी की तरह फेमस है और कई लोग इन बातों को सच मानते हैं। अब दोस्तों यहाँ कहने के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन इन बातों का प्रमाण किसी के पास नहीं है। बेशक सम्राट अशोक ने 9 अननोन मेन को नॉलेज प्रिजर्वेशन का काम दिया होगा, लेकिन इस सोसाइटी का आज तक हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करना तो काफ़ी मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कई कल्चर्स ने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी थी ताकि वो अपनी नॉलेज किसी और के साथ ना शेयर करते हुए उसे प्रिजर्व कर सके।
तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे क्रेन परिवार के बारे में, जिसमें माता पिता के अलावा 5 बच्चे हैं, मेकिंग इट अ फैमिली ऑफ 7 पीपल। पिता का नाम ह्यू क्रेन है और उनकी पत्नी का नाम ओलिविया है। इन दोनों के सबसे बड़े बेटे का नाम स्टीव है और स्टीव से ठीक छोटी है उसकी बहन शर्ली। इन दोनों के बाद तीसरे नंबर पे आती है थियोडोरा और इसके बाद क्रेन्स को ट्विंस हुए थे जिनका नाम ल्यूक और नेल है। तो दोस्तों, सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत होती है पास्ट के एक सीन से, जहां हम व्यूअर स्टीव को सोते हुए देखते हैं, लेकिन अचानक उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ उसकी छोटी बहन नेल की थी और नेल के कमरे में ही उसका ट्विन ब्रदर ल्यूक भी सोता था। स्टीव नेल को उसके रोने का कारण पूछता है और नेल उसे बताती है कि आज उसने एक बार फिर से किसी बेंट नेक लेडी को देखा। तभी वहाँ इन बच्चों के पिता ह्यू आते हैं और वो नेल को समझाते हैं कि बेंट नेक लेडी सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है और वो सच नहीं है। इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ह्यू और उसकी पत्नी ओलिविया अपने बच्चों के साथ इस हिल हाउस में शिफ्ट हुए हैं। अब चूंकि ये घर काफ़ी पुराना था, ह्यू इसे सस्ते दाम में खरीद कर इसकी मरम्मत करना चाहते थे, ताकि मरम्मत होने के बाद वो इस घर को काफ़ी ज़्यादा दाम में बेच के फ़ायदा कमा सके। तो इसके बाद ह्यू नेल को समझाकर वापस सुला देते हैं और हम व्यूअर्स यहाँ सच में एक बेंट नेक लेडी को नेल के पीछे देखते हैं। तो अगली सीन में कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम स्टीव को देखते हैं और वो बड़ा होकर एक फेमस राइटर बन चुका है। वो घोस्ट स्टोरीज लिखता है और उसकी सबसे ज़्यादा चलने वाली बुक का नाम था द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस। इस बुक की कहानी उसके जीवन की सच्ची कहानी थी, जो उसने आज से 26 साल पहले उस हिल हाउस में एक्सपीरियंस किया था। लेकिन हर एक किताब की तरह इस किताब की कहानी भी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई थी। अब हालांकि स्टीव को भूत प्रेत में कोई भरोसा नहीं है, लेकिन वो दूसरे लोगों की पैरानॉर्मल घटनाओं को अपनी किताबों में लिखता है। तो हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि स्टीव को नेल की कॉल आती है एंड स्टीव चोज टू इग्नोर द कॉल। कॉल कट होने से नेल एकदम उदास थी और हम नोटिस कर पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। यहाँ सीन वापस पास्ट में जाती है, जहाँ हम व्यूअर्स छोटी नेल को देखते हैं जिसे बेंट नेक लेडी वापस दिखी थी। सो बैक टू प्रेजेंट हम व्यूअर्स शर्ली को देखते हैं, जो कि अपने पति हैरिस के साथ एक फ्यूनरल होम चला रही होती है जिसका नाम हैरिस फ्यूनरल होम था, और शर्ली अपने एक क्लाइंट से बातें कर रही होती है। शर्ली को भी नेल की कॉल आती है, लेकिन बिजी होने के कारण वो इस कॉल को अटेंड नहीं कर पाती है। बाद में वो नेल के द्वारा छोड़ी हुई मैसेजेस को सुनती है, जहां नेल एकदम घबराई हुई थी और वो घबराते हुए अपने ट्विन ब्रदर ल्यूक के बारे में पूछ रही थी। शर्ली नेल को कॉल बैक करती है, लेकिन नेल फ़ोन रिसीव नहीं करती है और इसीलिए शर्ली अपने भाई स्टीव को कॉल करती है। स्टीव अपने काम में बिजी था और शर्ली उसे अपने फैमिली को लेके इतना इर्रिस्पॉन्सिबल होने के लिए 2 बातें सुनाती है। यहाँ हम शर्ली की छोटी बहन थियोडोरा से भी मिलते हैं, जो कि लेस्बियन थी और वो शर्ली के घर वाली गेस्ट हाउस में ही रहती थी। थियोडोरा को हम हमेशा एक पेयर ऑफ ग्लव्स पहने देखते थे और वो किसी भी इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा क्लोज नहीं आने देती थी। अब दोस्तों, यहाँ नेल के साथ कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था, क्योंकि वो अपने पिता ह्यू को आधी रात में कॉल करके बोलती है कि उसकी ज़िंदगी में वापस से बेंट नेक लेडी आ चुकी है। इतना ही नहीं, नेल अपने कार में बैठी थी और वो कार खड़ी थी उस हिल हाउस के सामने जिसमें ये परिवार आज से 26 साल पहले रहते थे। यहाँ सीन वापस पास्ट में स्विच होती है, जहाँ हम व्यूअर्स क्रेन फैमिली को देखते हैं और ह्यू मिस्टर डडली के साथ मिलकर इस हाउस की मरम्मत करने में लगे थे। मिस्टर डडली और उनकी बीबी मिसेस डडली इस घर के काइंड ऑफ केयर टेकर थे और हम व्यूअर्स को यहाँ इस घर के एक कमरे के बारे में पता चलता है जिसका दरवाज़ा लाल था। ये कमरा कई सालों से लॉक था और इस कमरे को घर की मास्टर की भी नहीं खोल पाती है। जब शर्ली और नेल इस कमरे को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो नेल बोलती है कि उसने इस कमरे के अंदर किसी को चलते देखा है, लेकिन शर्ली इस बात को इग्नोर करती है। दूसरी तरफ हम छोटे ल्यूक को देखते हैं, जो हमेशा अपने ट्री हाउस में बैठ के खेलता रहता था और ल्यूक का कहना था कि उसने हिल हाउस के आसपास एक छोटी बच्ची को देखा है जिसका नाम एबिगेल है और वो उसके साथ खेलती है। फैमिली के सभी लोगों का मानना था कि एबिगेल ल्यूक की इमेजिनरी फ्रेंड है।
अगली सीन पास्ट में ही कुछ टाइम बाद की थी, जहां हम देर रात ह्यू को स्टीव के कमरे में झटके से आते देखते हैं। वो स्टीव को उठा के कमरे का दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं और इस दरवाजे को कोई बाहर से खोलने की कोशिश कर रहा था। ह्यू स्टीव को अपनी आंखें बंद करने बोलता है और वो उसे अपनी गोद में लेकर इस घर से बाहर भागते हैं। यहाँ हम ह्यू की पत्नी को इनका पीछा एकदम क्रीपी वे में करते देखते हैं, लेकिन ये दोनों इस घर से बाहर निकल जाते हैं। घर के बाहर एक कार लगी थी जिसमें इस परिवार के सारे बच्चे थे और हम यहाँ छोटे ल्यूक को किसी एबिगेल नाम की बच्ची के बारे में बात करते सुनते हैं। ह्यू अपने बच्चों को कार में लेके भागने लगता है और ये बच्चे रोते और चिल्लाते हुए बार बार अपनी माँ के बारे में ह्यू से पूछ रहे थे। ह्यू का कहना था कि जो औरत इस घर में है वो उनकी माँ नहीं है और वो इन बच्चों को यहाँ से लेके भागते हैं। यहाँ से निकलने से पहले स्टीव अपनी माँ की परछाई इस घर के फर्स्ट फ्लोर में देख पाता है। दोस्तों, इस इंटेंस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ह्यू की पत्नी ओलिविया या तो पागल हो चुकी है या फिर उनके अंदर किसी तरह की बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है। इतना ही नहीं, ओलिविया ने उसी रात हिल हाउस में आत्महत्या भी कर ली थी। तो यहाँ सीन वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ हम व्यूअर्स नेल को देखते हैं जो कि इस हिल हाउस के अंदर अकेले ही पागलों की तरह नाच रही थी। और दोस्तों, ठीक 3:03 पे हम नेल के सभी भाई बहन को अपने आप ही जागते देखते हैं और वो सभी अपनी गर्दन पकड़ के एकदम झटके से उठे थे। शर्ली बोलती है कि नेल शायद उस रेड रूम के अंदर चली गई है। सीन चेंज होती है और हम प्रेजेंट में ही थोड़ा पीछे जाते हैं, जब स्टीव ने अपनी द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस वाली किताब की स्क्रिप्ट अपनी बहन शर्ली को पढ़ने दी थी। उन दिनों स्टीव एक स्ट्रगलिंग राइटर था और चूंकि ये किताब उनके परिवार की ही कहानी थी, शर्ली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आई। शर्ली के हिसाब से स्टीव को ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी क्योंकि ये उनके परिवार से जुड़ी एक दुखद और हॉन्टिंग घटना को बयां कर रही थी। शर्ली और स्टीव की बातों के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि इनके पिता ह्यू ने अपने बच्चों को उस रात की घटना के बारे में आज तक कुछ भी नहीं बताया है। नॉट ओनली दैट, स्टीव की एक बीबी भी थी जिसका नाम शर्ल था। प्रेजेंट डे में स्टीव और शर्ल के बीच कुछ तो अनबन थी और वो लोग शायद डिवोर्स भी लेने वाले थे। हम व्यूअर्स स्टीव को वापस अपने घर पहुंचते देखते हैं, जहां उसे अपना छोटा भाई ल्यूक दिखता है और ल्यूक स्टीव के घर से उसका आईपैड और कैमरा चुरा कर भाग रहा था। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि प्रेजेंट में ल्यूक एक ड्रग एडिक्ट है और वो रिहैबिलिटेशन सेंटर से भागकर यहाँ आया था। स्टीव ल्यूक को $200 देता है और बदले में वो अपना आईपैड और कैमरा वापस लेता है। इसके बाद जब स्टीव अपने घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ अपनी बहन नेल दिखती है। स्टीव नेल से ल्यूक के बारे में बातें करने की कोशिश करता है जब उसे अपने पिता ह्यू की कॉल आती है। कॉल पे ह्यू स्टीव से बोलते हैं कि नेल वापस उस हिल हाउस में गई थी जहां उसने आत्महत्या कर ली। जी हाँ दोस्तों, स्टीव एकदम कंफ्यूज होता है क्योंकि नेल तो उसके सामने थी और तभी अचानक नेल का चेहरा एक भूतिया चेहरे में तब्दील होता है और वो जोरों से चिल्लाती है। इस शॉकिंग सीन से स्टीव जमीन पे गिर जाता है और अगले ही क्षण नेल वहाँ से गायब थी। पहली एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, दूसरे एपिसोड में हम व्यूअर्स वापस पास्ट में जाते हैं, जहां हम ओलिविया को एक घर की डिज़ाइन बनाते देखते हैं। ओलिविया शर्ली को बताती है कि ये फॉरएवर हाउस की डिज़ाइन है जिसमें ये परिवार हमेशा के लिए रहेगी आफ्टर दे सेल दिस हिल हाउस। यहाँ हम व्यूअर्स छोटी नेल को भी देखते हैं जो हमेशा सभी को अपने साथ टी पार्टी करने के लिए बोलती रहती है। ओलिविया इन दोनों को घर के बाहर खेलने की सलाह देती है और वो बोलती है कि जब शाम को इस घर की पोर्च लाइट ब्लिंक करे तो उन्हें घर के अंदर आ जाना है। अब दोस्तों, शर्ली अपने घर के आसपास की चीज़ों की तस्वीरें ले रही होती है जब उसे एक केबिन दिखता है। इस केबिन के अंदर शर्ली को एक पुरानी बी हाइव दिखती है और वहाँ पे बिल्ली के 5 छोटे छोटे बच्चे थे। शर्ली अपने पिता से जिद करके इन किटन्स को हिल हाउस के अंदर ले जाती है। वो इन बिल्ली के बच्चों को पालने लगती है, लेकिन ठीक अगले दिन इनमें से एक किटन अपने आप ही मर जाता है। शर्ली इस बात से काफ़ी उदास थी और उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस किटन को प्रॉपर बरियल देंगे। किटन को दफनाने से पहले शर्ली को ऐसा लगता है मानो इस किटन की फेस हिल रही है और अचानक उस किटन के मुंह के अंदर से एक इंसेक्ट बाहर निकलता है, जिससे शर्ली एकदम डर जाती है। ठीक उसी रात हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली की बाकी किटन्स भी अपने आप ही मारी गई थी और मरने से पहले उनमें से एक किटन की आंखें एकदम डरावनी तरीके से उजली हो गई थी।
अब इन किटन्स में से शायद एक किटन अब भी जिंदा थी और शर्ली की मॉम ओलिविया ने उस किटन को किसी और इंसान को पालने दे दिया। इस बात से शर्ली एकदम गुस्से में थी और वो अपनी मॉम पे काफ़ी चिल्लाती है और इस सीन में हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शर्ली की मॉम को माइग्रेन थी, जिसमें पीड़ित को सर में बहुत ही तेज अनबियरेबल दर्द होता है। एनीवेज, सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है जहां हम व्यूअर्स जवान शर्ली को देखते हैं और वो अपने पति के साथ अपनी फ्यूनरल होम वाली बिजनेस संभाल रही होती है। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि शर्ली को हमेशा एक इंसान की विजन आती थी जो उसे देखते ही अपनी ग्लास ऊपर उठाता था एज इफ ही इज प्रपोजिंग ए टोस्ट। तो जब उस रात शर्ली सो रही थी तो उसे स्टीव की कॉल आती है और स्टीव शर्ली को बताता है कि उनकी छोटी बहन नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। इस बात से शर्ली को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो स्टीव पे ही चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो ये बात अपनी दूसरी बहन थियो को बताती है और शर्ली डिसाइड्स कि वो खुद ही अपनी बहन की लास्ट फ्यूनरल राइट्स ऑर्गेनाइज करेगी। नेक्स्ट डे वो अपनी बहन नेल की डेड बॉडी अपने घर मंगवाती है जहां वो इस बॉडी को लास्ट फ्यूनरल राइट के लिए तैयार करने लगती है। कहानी प्रेजेंट में थोड़ी पीछे जाती है जिस वक्त नेल जिंदा थी और उसकी शादी हो रही थी। नेल के शादी के दिन शर्ली ही उसे तैयार कर रही थी और हम व्यूअर्स देखते हैं कि नेल का ट्विन ब्रदर ल्यूक उससे मिलने आता है। ल्यूक को देखते हैं शर्ली उसे वहां से दूर भगाने लगती है क्योंकि ल्यूक वॉज ए ड्रग एडिक्ट और वो इस वक्त भी नशे में ही था। शर्ली उसे समझाती है कि ये नेल के ज़िंदगी की सबसे स्पेशल डे है और ल्यूक को इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ल्यूक शर्ली से कुछ पैसे लेके वहाँ से चला जाता है और हम व्यूअर्स को यहाँ पता चलता है कि शर्ली ही उसके रिहैब सेंटर के पैसे भर रही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा था, लेकिन ल्यूक अक्सर वहाँ से भाग जाता था। एनीवेज, बैक टू प्रेजेंट डे, हम शर्ली को नेल की डेड बॉडी को तैयार करते देखते हैं जब नेल के लिप्स हिलते हैं और अचानक उसके मुंह के अंदर से वही इंसेक्ट निकलता है जिसे शर्ली ने बचपन में अपने किटन्स के मुंह से निकलते देखा था। शर्ली फौरन ही इस कमरे की लाइट्स बंद करके बाहर जाने लगती है जब उसे अपनी माँ ओलिविया की भूतिया आकृति वहाँ दिखती है और ओलिविया शर्ली को उसके बचपन में मरे हुए किटन की फ्यूनरल वाली बॉक्स दे रही थी। डर के शर्ली तुरंत लाइट्स ऑन करती है लेकिन उस कमरे में नेल की डेड बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं था। शर्ली अपने कमरे में सोने जाती है और हम व्यूअर्स देखते हैं कि शर्ली के घर में फॉरएवर हाउस की एक मॉडल थी जो कि ब्लिंक करती है। यहाँ सीन वापस पास्ट में जाती है जहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि छोटी शर्ली अपनी मॉम की फ्यूनरल राइट्स अटेंड करने गई है और वो वहाँ अपनी मॉम की डेड बॉडी देखती है। फ्यूनरल होम वाले ने ओलिविया की डेड बॉडी को फिक्स करके अच्छे से सजाया था और शर्ली इस बात से एकदम आश्चर्य में थी। मे बी यही वजह है कि बड़े होकर शर्ली ने भी फ्यूनरल होम के काम को ही अपना पेशा बनाया। सेकंड एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, यहाँ तक आप एक बात ज़रूर समझ गए होंगे कि पहले एपिसोड की कहानी स्टीव के पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस थी और दूसरे एपिसोड की कहानी शर्ली के पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस थी। ठीक इसी प्रकार तीसरे एपिसोड की कहानी थियोडोरा के पास्ट और प्रेजेंट पे पूरी तरह से फोकस्ड होगी। तो थर्ड एपिसोड के शुरुआत में हम थियो की प्रेजेंट डे देखते हैं जहां वो एक बच्ची से बातें कर रही होती है। प्रोफेशनली थियो एक चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट थी और वो अपनी जॉब में काफ़ी माहिर थी। तो ये बच्ची एक फॉस्टर होम में थी और उस बच्ची का कहना था कि उसके घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम मिस्टर स्माइली है। मिस्टर स्माइली के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा सा क्रीपी स्माइल है और वो रात को इस बच्ची के पास आता है। इन बातचीत के दौरान थियो इस बच्ची का हाथ पकड़ती है लेकिन उसे कुछ भी फील नहीं होता है। दोस्तों, ये बात मैं इसीलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि थियो के पास बचपन से ही एक स्पेशल पावर थी जिससे वो किसी भी इंसान या वस्तु को छू के उनकी फीलिंग्स और इम्प्रेशंस को समझ जाती थी। यही वजह है कि वो हमेशा ग्लव्स पहने रहती थी और वो काफ़ी सेंसिटिव भी थी। यहाँ सीन चेंज होके पास्ट में जाती है जब हम छोटी थियो को देखते हैं और वो हिल हाउस की चीज़ों को टच करके उनके बारे में काफ़ी कुछ जान पा रही थी। वो लोगों को टच करके ये तक समझ जाती थी कि कोई इंसान गुस्से में है या फिर वो डरा हुआ है। तो बचपन में एक बार वो अपने भाई ल्यूक के साथ खेलते खेलते उसे एक डंब वेटर की मदद से घर के बेसमेंट में भेज देती है। अब जिन्हें डंब वेटर नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि ये एक एलिवेटर या लिफ्ट का छोटा वर्जन होता है जिसमें इंसान नहीं बल्कि छोटे मोटे सामान को ऊपर नीचे भेजा जाता है। तो जब ल्यूक घर के बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे वहां एक अजीब सी शैतानी आकृति दिखती है जो उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रही थी।
ल्यूक जोरों से चिल्लाने लगता है और ये सब सुन के थियो भी चिल्लाना शुरू कर देती है। इन दोनों की आवाज़ सुनकर इनके पेरेंट्स वहाँ आते हैं और वो ल्यूक को इस डम वेटर की मदद से ऊपर लाते हैं। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ल्यूक की शर्ट फटी हुई थी, लेकिन उसके शरीर पे किसी भी तरह के चोट के निशान नहीं थे। ल्यूक का कहना था कि उसने घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर देखा है, लेकिन उसके पिता का कहना था कि इस घर में कोई भी बेसमेंट है ही नहीं। दोस्तों, चूंकि ल्यूक इस घर में सबसे छोटा था, कोई भी उसकी बातों को मानता ही नहीं था। ल्यूक हमेशा एबिगेल के बारे में बातें करता था, जिसे सभी लोग इमेजिनरी मानते थे, और अब लोग ये तक नहीं मान रहे थे कि इस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट है। थियो ल्यूक का हाथ टच करती है और वो समझ जाती है कि ल्यूक जो भी बोल रहा है वो सारी बातें 100% सच है। इसीलिए वो इस घर के अंदर उस बेसमेंट की तलाश में लग जाती है, ताकि वो अपने पेरेंट्स को प्रूव कर सके कि ल्यूक सच बोल रहा था। जल्द ही थियो उस सीक्रेट बेसमेंट को खोज पाती है और हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उस बेसमेंट में कुछ वाइन बैरल्स और रिकॉर्ड बुक्स थे। पुराने ज़माने में शराब बेचना मना था और इसीलिए इस घर के पुराने ओनर ने यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट बनवाया था, जहाँ वो इल्लीगली शराब को स्टोर करके बेचता था। शायद यही वजह है कि घर के ब्लूप्रिंट या मैप में इस सीक्रेट बेसमेंट का कोई जिक्र नहीं था। ओलिविया थियो को बताती है कि वो भी थियो की तरह काफ़ी सेंसिटिव है और उन्हें कुछ अजीब चीज़ें दिखती है। इतना ही नहीं, थियो की ग्रैंडमदर भी सेंसिटिव थी और यही वजह है कि थियो भी चीज़ों को छूकर उनके बारे में काफ़ी बातें जान पाती है। ओलिविया थियो को एक पेयर ऑफ ग्लव्स देती है ताकि जब वो उसे पहने तो वो चीज़ों को फील ना कर सके। उस दिन से प्रेजेंट डे तक थियो हमेशा ग्लव्स पहने रहती है और वो अपना ग्लव्स तभी उतारती है जब उसे किसी इंसान या चीज़ को फील करना होता है। यहाँ एक और ख़ास बात ये होती है कि जब थियो अपनी मॉम की हाथों को टच करती है तो वो एक भयावह दृश्य देखती है, जिसमें उसकी माँ ओलिविया का सर फटा पड़ा था और वो खून से लथपथ थी। नॉट ओनली दैट, हम व्यूअर्स एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सीन देखते हैं जिसे शायद आप अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एपिसोड 9 में इसकी सीक्रेट आपको पता चलेगी। इस सीन में हम व्यूअर्स छोटी थियो को एक कमरे में डांस प्रैक्टिस करते देखते हैं, जब उसके कमरे को कोई बाहर से खोलने की कोशिश करता है। थियो कमरे के दरवाजे के पास जाती है और कोई इंसान बाहर से उस दरवाजे को जोरों से पीटता है और अचानक ये सारी हरकतें एकदम से बंद हो जाती है। एनीवे, सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आती है, जहां थियो उस बच्ची के घर में जाती है जिसको छूने के बाद थियो कुछ भी फील नहीं कर पाई थी। वो इस घर के बेसमेंट में जाती है जहां वो चीज़ों को टच करके फील करने की कोशिश करती है। जब थियो एक काउच को टच करती है तो उसे कुछ फील होता है और वो फौरन ही इस काउच पे लेट जाती है। काउच पे लेटते ही थियो थोड़ा अजीब बिहेव करती है, मानो कोई उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो, और बेसमेंट की सीलिंग पे वुड की ऐसी डिज़ाइन बनी थी जो एक स्माइली फेस को रिप्रेजेंट कर रही थी। थियो फौरन ही बेसमेंट से बाहर आती है और वो उस बच्ची के फॉस्टर डैड से मिलती है, जिनसे हाथ मिलाते ही थियो सब कुछ समझ चुकी थी। दरअसल उस बच्ची का मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उसके फॉस्टर डैड ही थे, जो उस छोटी बच्ची को बेसमेंट पे काउच पे सेक्सुअली मॉलेस्ट किया करते थे। वो बच्ची इस घिनौनी हरकतों से इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो अपनी फीलिंग्स को एकदम दबाकर अपने मन में ही एक फेक स्टोरी क्रिएट कर ली थी, जिसमें स्माइली फेस मॉन्स्टर उसके पास आता है और वो मॉन्स्टर उनके घर के बेसमेंट में रहता है। यही वजह है कि थियो उस बच्ची को छूने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाई थी, क्योंकि उस बच्ची की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दबी हुई थी। थियो फौरन ही पुलिस को ये सब इन्फॉर्म करती है और पुलिस के पूछताछ करने पे उस बच्ची के फॉस्टर डैड अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं, जिससे ही गेट्स अरेस्टेड। तो इसके बाद थियो रात को घर वापस जाती है एंड शी डिसाइड्स कि वो अपनी बहन नेल की डेड बॉडी को टच करेगी, जिससे शायद उसे नेल की मौत और उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चले। थियो नेल की बॉडी टच करती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि थियो एकदम से पीछे हटते हुए जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है। अब थियो ने नेल को छूने के बाद क्या महसूस किया, इसका जवाब आपको आगे की एपिसोड्स में मिलेगा। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में ही थोड़ा पीछे जाती है, जब स्टीव अपनी बुक द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस पब्लिश करने वाला था और शर्ली इसके एकदम खिलाफ थी। स्टीव अपने सभी सिबलिंग्स को इस किताब से होने वाली प्रॉफिट का 8% देने के लिए तैयार था, लेकिन शर्ली इसे ब्लड मनी मान रही थी और वो इस पैसे को लेने से इनकार करती है।
इतना ही नहीं, शर्ली बाकियों को भी ये पैसा लेने से मना करती है, लेकिन थियो ने इस पैसे को एक्सेप्ट किया था क्योंकि वो इस पैसे से अपना डॉक्टरेट कंप्लीट करना चाहती थी। तो इसके बाद आती है एपिसोड 3 की फाइनल सीन, और ये सीन पास्ट में उसी रात की है जब ह्यू अपने सभी बच्चों को इस घर से लेकर भागे थे। छोटी थियो की उस रात नींद खुली थी और वो देखती है कि ह्यू नेल और ल्यूक को लेकर भाग रहे थे। जब वो थियो का हाथ पकड़ते हैं तो थियो उन चीज़ों की झलक देख पाती है जो ह्यू ने उस रात एक्सपीरियंस किया था, एंड यू कैन सी द सेम क्लिप ऑन द स्क्रीन। थियो इन विजन से इतनी डिस्टर्ब होती है कि वो अपने डैड को चिल्लाते हुए बोलती है कि डोंट टच मी। मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स इसी वॉर की एक सीन देखते हैं जहां एक फाइटर प्लेन बॉम्ब गिराता है। ये बॉम्ब डायरेक्टली एक काइंड ऑफ ऑर्फनेज में गिरती है जहां ये फटती नहीं है। उसी ऑर्फनेज में हम व्यूअर्स एक बच्चे को लहूलुहान देख पाते हैं और इसके अगले ही सीन में वो बच्चा पानी में डूब रहा था। यहाँ हम एक दूसरे बच्चे को भी देख पा रहे थे और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो दूसरे बच्चे ने पहले बच्चे को मारकर पानी में डुबो दिया है। यहाँ सीन चेंज होकर दो लोगों पे फोकस करती है जिनका नाम था अयाला एंड डोमिगोएज, और ये दोनों अपने साथ एक कार्लोस नाम के बच्चे को लेकर उसी ऑर्फनेज में जा रहे थे। इस ऑर्फनेज के बीचों बीच हम उसी बॉम्ब को देख पाते हैं जो कि फटा नहीं था, और यहाँ आसपास कई बच्चे खेल रहे थे। कार्लोस को इस ऑर्फनेज के किचन में एक अजीब सा बच्चा दिखता है जो कि एक घोस्ट की तरह दिख रहा था, और अगले ही क्षण वो वहां से गायब था। ये भूत जैसा बच्चा वही था जिसे हमने मूवी के पहले सीन में डूबकर मरते हुए देखा था, और उसका नाम सैंटी था। इस ऑर्फनेज में हम मूवी के पहले सीन में दिखाए गए दूसरे बच्चे को भी देख पाते हैं और उसका नाम जेमी था। तो आगे की सीन्स में हमें पता चलता है कि इस ऑर्फनेज को कार्मेन नाम की औरत एक बूढ़े डॉक्टर कैसरस के साथ मिलकर चला रही थी, और ये लोग रेबल ग्रुप्स को कुछ गोल्ड ब्रिक्स देकर हेल्प करते थे। कार्मेन के पास एक पैर नहीं थी और वो पुराने जमाने की काइंड ऑफ एक प्रोस्थेटिक लेग यूज करती थी। आयला और डोमिगोएज भी रेबल्स थे, और आयला बताता है कि कार्लोस के पिता वॉर फ्रंट पे मारे गए हैं, जिस वजह से वो कार्लोस को इस ऑर्फनेज में छोड़ने आया है। अब यहाँ कार्लोस को अपने पिता की देहांत के बारे में कुछ नहीं पता था, और उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पिता कभी न कभी वापस ज़रूर आएंगे। कार्लोस इस ऑर्फनेज में गेल्वेज और आउल नामक दो बच्चों से मिलता है और ये तीनों तुरंत ही दोस्त बन जाते हैं। कार्लोस इन्हें अपनी कॉमिक बुक दिखाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त जेमी वहां आकर कार्लोस की कॉमिक बुक ले लेता है। नॉट ओनली दैट, जेमी काइंड ऑफ कार्लोस को बुली भी करता है, और इसी सीन में हम अयाला को देखते हैं जो कि कार्लोस को यहाँ छोड़कर चला जाता है। अब दोस्तों इस ऑर्फनेज में हम जसिंटो नामक एक यंग आदमी को भी देखते हैं जो कि यहाँ के काम में अक्सर बिजी रहता था, और जसिंटो के दो दोस्त भी थे। यहाँ हम एक लड़की कॉन्चिता को भी देख पाते हैं जो कि जसिंटो से शादी करके सेटल होना चाहती थी, लेकिन जसिंटो सेटल होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था। जसिंटो की नज़र तो उन गोल्ड ब्रिक्स पे थी जो कि कार्मेन ने किचन के अंदर एक सेफ में छुपा रखा था, और वो इन गोल्ड ब्रिक्स को चुराना चाहता था। एनीवेज, कहानी में आगे हम व्यूअर्स कार्लोस को देख पाते हैं जिसे इस ऑर्फनेज में बेड नंबर 12 मिलता है, और ये वही बेड थी जिस पे पहले सैंटी रहता था। उसी रात कार्लोस को कोई अनजान शख्स दिखता है जो कि उसके बेड के आसपास था, और ये अनजान बच्चा कमरे में रखी वाटर जग्स को गिरा देता है। पानी गिरने की वजह से कार्लोस इस अनजान बच्चे की फुटस्टेप्स देख पाता है, लेकिन उसे वो बच्चा नहीं दिखता है। इसी दौरान कमरे के दूसरे बच्चे उठ गए थे, और जेमी कार्लोस को किचन से पानी लाने को बोलता है। कार्लोस जेमी को भी अपने साथ चलने को बोलता है, और ये दोनों पानी लाने किचन में जाते हैं। किचन के अंदर जेमी जल्दी से पानी भर के निकल लेता है, लेकिन इससे पहले कार्लोस पानी भरता किचन में रखी सीजर्स अपने आप ही गिरती है, जिससे जोड़ों की आवाज़ होती है। इस आवाज़ को सुनकर जसिंटो किचन में एक गन लिए आता है, और कार्लोस वहीं किसी तरह से छुप जाता है। जसिंटो पहले तो ये कंफर्म करता है कि किचन में आसपास कोई नहीं है, और उसके बाद हम उसे एक सीक्रेट सेफ को खोलने की कोशिश करते हुए देख पाते हैं जिसके अंदर शायद गोल्डन ब्रिक्स थे। जसिंटो कार्मेन के पास से रोज एक चाबी चुरा कर लाता था, और वो इस चाबी से सेफ खोलने की कोशिश करता था, लेकिन दोस्तों आज वाली चाबी भी काम नहीं कर रही थी। जसिंटो के जाने के बाद कार्लोस इस किचन के बेसमेंट में जाता है जहां हम सैंटी के घोस्ट को देख पाते हैं। सैंटी का घोस्ट पानी की तरह था और उसके सर से हमेशा खून निकलता रहता था। कार्लोस इस घोस्ट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, और ये घोस्ट बोलता है कि यहाँ तुम में से कई लोग मारे जाएंगे। इस बात को सुनकर कार्लोस फॉरेन किचन से बाहर भागता है, लेकिन रास्ते में जेमी का फ्रेंड एक गुलेल से कार्लोस की जग तोड़ देता है, और इसके कारण जसिंटो वहाँ आकर कार्लोस को पकड़ लेता है। तो नेक्स्ट डे
डॉक्टर कैसेरेस कार्लोस से पूछते हैं कि पिछली रात उसके साथ कौन कौन था, लेकिन कार्लोस किसी का नाम नहीं बताता है। इस वजह से डॉक्टर कैसेरेस कार्लोस और उसके दोस्त गेल्वर और आउल को एक्स्ट्रा काम करने की पनिशमेंट देते हैं। काम करते वक्त कार्लोस वापस से किचन के बेसमेंट में जाता है जहां एक छोटी सी वाटर पूल थी और कार्लोस इसी पूल के पास बैठकर वापस सैंटी के घोस्ट से बातें करने की कोशिश करता है। दोस्तों, सैंटी के घोस्ट की आवाज़ इस ऑर्फनेज के सभी बच्चों ने सुन रखी थी और बच्चे उसे द वन हु साइज कह के संबोधित करते थे। तो कार्लोस के पास अचानक से जेमी अपने दोस्त के साथ आता है और वो कार्लोस पे अटैक कर देता है। जेमी अपने पास से एक चाकू निकालता है और सेल्फ डिफेंस में कार्लोस जेमी पे एक पत्थर फेंकता है, जिसके लगते ही जेमी पूल में गिर जाता है। अब यहाँ जेमी को स्विमिंग नहीं आती थी, इसीलिए कार्लोस इस पूल में कूदकर जेमी की जान बचाता है और इस सीन में हम व्यूअर सैंटी के घोस्ट को पूल के अंदर देखते हैं। तो जैसे ही ये दोनों पूल से बाहर आते हैं, जसिंटो वहाँ आ जाता है और वो इन बच्चों पे चिल्लाना शुरू करता है। जसिंटो को वहाँ जेमी की चाकू भी मिलती है और इन सब का ब्लेम कार्लोस अपने सर पे ले लेता है। गुस्से में जसिंटो कार्लोस के चीक्स पे उसी चाकू से कट मार देता है और वो इस इंसिडेंट का जिक्र किसी को ना करने की धमकी देता है। तो इसकी अगली सीन में हम व्यूअर्स डॉक्टर कैसेरेस को देखते हैं जो कि कार्लोस के जख्म की मरहम पट्टी कर रहे थे और वो कार्लोस को बताते हैं कि ही इज़ अ मैन ऑफ साइंस। उनका कहना था कि स्पेन में काफ़ी सुपरस्टिशन है जहां कई लोग मानते हैं कि अगर किसी बच्चे की बैकबोन ऐसी दिखती है तो वो डेविल की बैकबोन है। ऐसे बच्चों को मार दिया जाता है और इस ग्लास बोतल में डॉक्टर ने इन्फेंट्स की बॉडी को सड़ने से बचने के लिए लिम्बो वाटर में डुबो कर रखा था। लिम्बो वाटर रम से बनी होती थी और गांव में लोग इस ओल्ड रम के लिए काफ़ी पैसा देते थे क्योंकि उनके हिसाब से ये लिक्विड ब्लाइंडनेस, किडनी डिजीज़ और इम्पोर्टेंट होने जैसी बीमारी को ठीक कर देगा। अब ऑब्वियसली ये बात एक सुपरस्टिशन थी, लेकिन इस सीन में हम व्यूअर्स डॉक्टर कैसेरेस को यही रम पीते देखते हैं, विच सजेस्ट्स कि वो इम्पोर्टेंट है और वो खुद ही इन सुपरस्टिशंस को मानते हैं। एनीवेज, इस घटना के बाद जेमी और कार्लोस दोस्त बन चुके थे और वो लोग एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रहे थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जिस दिन इस ऑर्फनेज में बॉम्ब गिरा था उसी दिन सैंटी यहाँ से गायब हुआ था और तब से ही जेमी थोड़ा अजीब सा हो गया है। बच्चों का मानना था कि द वन हु साइज बॉम्ब गिरने के बाद से ही ऑर्फनेज में आया है। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स कार्मेन और जसिंटो को फिजिकली इन्वॉल्व होते हुए देख पाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि कार्मेन जसिंटो के साथ ऐसा अपनी फिजिकल अर्जेस को सेटिस्फाई करने के लिए करती थी बिकॉज द डॉक्टर वॉज इम्पोर्टेंट। जसिंटो रोज़ रात कार्मेन के साथ सोता था और यहीं से वो एक एक चाबी चुरा कर रोज़ किचन वाली सेफ खोलने की कोशिश करता था। तो नेक्स्ट डे हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जेमी कोचिंता की तरफ अट्रैक्टेड था और क्लासरूम में ये बच्चे एक मैमोथ की फ़ोटो के बारे में पढ़ते हैं जिस फोटो में कई लोग झुंड में मिलकर एक विशालकाय जीव का शिकार कर रहे थे। यहाँ कार्लोस देख पाता है कि जेमी के पास एक ड्राइंग बुक थी जिसमें वो अच्छी ड्राइंग्स बनाता था। तो उस रात कार्लोस छुपकर जेमी की ड्राइंग बुक चेक करता है जिसमें उसे सैंटी की इमेजेस बनी दिखती है और इस इमेज में सैंटी के सर से खून निकलता हुआ डिपिक्ट किया गया था। इस ड्राइंग को देखकर कार्लोस को ऐसा लगता है कि सैंटी को शायद जेमी ने ही मार डाला होगा। ये सब जानकर कार्लोस वापस किचन में जाता है जहाँ उसे सैंटी की घोस्ट मिलती है और ये घोस्ट फिर से वही बात बोलती है कि मेनी ऑफ यू विल डाई। इस सीन में कार्लोस बहुत डर जाता है और वो भागकर खुद को एक कपबोर्ड में लॉक कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैसेरेस टाउन में रम बेचने गए थे जहां उन्हें आयला और डोमिंगोज आर्मी द्वारा एग्जीक्यूट होते हुए दिखते हैं। ये देखकर डॉक्टर समझ गए थे कि जल्द ही वो भी पकड़े जाएंगे क्योंकि उन्होंने इन रेबल्स को सोना देकर मदद करी थी और इसीलिए ही डिसाइड्स कि वो बच्चों को लेकर ऑर्फनेज खाली कर देंगे। तो नेक्स्ट डे सुबह डॉक्टर कैसेरेस ये बात कार्मेन को बताते हैं और ये लोग बच्चों के साथ इस जगह को खाली करने की सोचते हैं। इतने में ही इस बात की भनक जसिंटो को लग जाती है और वो इनसे गोल्ड ब्रिक्स मांगता है। यहाँ जसिंटो की कार्मेन से मुठभेड़ हो जाती है और डॉक्टर कैसेरेस जसिंटो को इस ऑर्फनेज से निकाल देते हैं। अब दोस्तों, इस ऑर्फनेज में एक पीछे से ओपनिंग थी जिस ओपनिंग का इस्तेमाल करके जसिंटो यहाँ वापस आता है और वो डॉक्टर कैसेरेस के कार्स और किचन पे फ्यूल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश करता है। कोशिता उसे ऐसा करने से रोकने के लिए गोली चलाती है लेकिन ये गोली जसिंटो के बाजुओं को छूकर निकलती है। जसिंटो फौरन ही यहाँ आग लगाकर भाग जाता है और इस आग की वजह से कार और किचन में ब्लास्ट होती है जिसमें कई बच्चों के साथ कार्मेन भी मारी जाती है। इन सब के अलावा डॉक्टर कैसेरेस भी बुरी तरह से इंजर्ड थे और वो भी ज़्यादा देर जिंदा नहीं बचने वाले थे।
कोचिता पैदल ही शहर की तरफ बढ़ती है ताकि वो इंजर्ड लोगों के लिए मदद ला सके और इस ऑर्फनेज के बच्चे एक दूसरे की मदद कर रहे थे। दोस्तों यहाँ हमें इस मूवी की सबसे बड़ी ट्विस्ट के बारे में पता चलता है, जहाँ जेमी सैंटी की डेथ के बारे में कार्लोस को बताता है। जेमी बताता है कि बॉम्ब गिरने वाली रात सैंटी और कार्लोस किचन के अंडरग्राउंड जगह पे थे जहां वो लोग स्लग्स इकट्ठा कर रहे थे। तभी उन्हें किचन से कुछ आवाज़ें आई थी और सैंटी ऊपर चेक करने गया। ऊपर किचन में जेसिंटो सेफ खोलने की कोशिश कर रहा था और वो सैंटी को देख लेता है। सैंटी फौरन भागकर नीचे आता है और वो जेमी को छुपने के लिए बोलता है। सैंटी के पीछे पीछे जेसिंटो भी यहाँ आता है और वो सैंटी को मारना शुरू करता है। जेसिंटो को डर था कि सैंटी ने उसे सेफ खोलने की कोशिश करते हुए देख लिया है और इसीलिए वो सैंटी को धक्का देता है, जिससे उसके सर पे चोट आती है। चोट की वजह से सैंटी बहुत ज़्यादा ब्लीड करने लगता है और जेसिंटो सैंटी को बांधकर वाटर पूल में गिरा देता है। सैंटी की पूल में डूबकर मौत हो जाती है और जेसिंटो के जाने के बाद जेमी पूल के पास बैठकर रो रहा था। और दोस्तों यही सीन हमने मूवी के शुरुआत में देखी थी, जिसे देखकर हमें लग रहा था कि जेमी ने सैंटी को मारा है। उसी रात यहाँ बॉम्ब गिरी थी और लोग मानने लगे कि सैंटी शायद बॉम्ब से डर के भाग गया, यानी कि सैंटी को और कोई नहीं बल्कि जेसिंटो ने मारा है और सैंटी की घोस्ट इन बच्चों की हेल्प से अपना बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ हम भी कोचिता को शहर की तरफ बढ़ते देखते हैं और रास्ते में उसे जेसिंटो अपने दो दोस्त के साथ मिल जाता है। जेसिंटो कोचिता को उसके ऊपर गोली चलाने के लिए सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन कोचिता ऐसा करने से मना करती है। इसके परिणाम अनुसार जेसिंटो कोचिता को स्टैब करके मार डालता है। जेसिंटो वापस ऑर्फनेज पहुंच चुका था क्योंकि उसे यहाँ रखे गोल्ड ब्रिक्स चाहिए थी। उसके आने तक डॉक्टर कैसरस मर चुके थे और जेसिंटो अपने दोस्त की मदद से इस ऑर्फनेज के बच्चों से काम करवाने लगता है। वो इन बच्चों को ब्लास्ट से क्रिएट हुए मलबे को उठाने बोलता है क्योंकि इसके अंदर ही तिजोरी थी। जल्दी उसे तिजोरी मिल जाती है, लेकिन इस तिजोरी के अंदर गोल्ड नहीं था। गोल्ड ना मिलने पर जेसिंटो के दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं और जेसिंटो इस ऑर्फनेज के बच्चों को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके ठीक बाद मलबे में जेसिंटो को कार्मेन की नकली पैड मिलती है, जिसके अंदर एक सीक्रेट स्लॉट थी और इस स्लॉट में ही कार्मेन ने गोल्ड ब्रिक्स छुपाया था। फाइनली जेसिंटो को गोल्ड मिल चुका था और वह इस गोल्ड को कपड़े में बांधकर यहाँ से निकलने की सोचता है। दूसरी तरफ ऑर्फनेज के बच्चे कमरे की खिड़की से बाहर आ गए थे और इस कोशिश में गेलवेस की एंकल मुड़ जाती है। ये सारे बच्चे नुकीली हथियार बनाकर किचन में जाते हैं, जहां इन्हें जेसिंटो दिखता है। जेसिंटो इन्हें मारने के लिए गन लेकर अंडरग्राउंड जाता है और यहाँ ये बच्चे अपनी नुकीली हथियार से जेसिंटो पे ठीक उस तरह हमला करते हैं जैसा उन्होंने मैमोथ वाली फोटो में लोगों को करते देखा था। दिस सीन रिप्रेजेंट्स कि जेसिंटो एक मैमोथ की तरह पावरफुल है, लेकिन ये बच्चे यूनाइट होकर उसे घायल कर चुके थे। ये बच्चे चारों तरफ से जेसिंटो को नुकीली हथियार से मार रहे थे और फाइनली ये बच्चे उसे उसी पॉन्ड में फेंकते हैं जिसमें जेसिंटो ने सैंटी को डुबोया था। पॉन्ड में गिरते ही जेसिंटो डूबने लगता है क्योंकि उसके पास गोल्ड ब्रिक्स थे जो कि काफ़ी भारी था और इसीलिए जेसिंटो इन गोल्ड ब्रिक्स को फेंक कर पानी के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पानी के अंदर सैंटी की घोस्ट जेसिंटो को खींच कर अंदर ले जाती है, जिससे जेसिंटो की मौत हो जाती है। सैंटी को अपना बदला मिल चुका था और इन बच्चों ने भी जेसिंटो को उसके पाप की सजा दे दी थी। कहानी पास्ट में शुरू होती है जब हम क्यूट से ल्यूक को अपनी सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल से बात करते देखते हैं और यहाँ ल्यूक एक्सप्रेस कर रहा होता है कि उसके परिवार में कोई भी उसकी बातों का भरोसा नहीं करता है। ल्यूक को इस घर के बेसमेंट में एक मॉन्स्टर दिखा था और वो उसी मॉन्स्टर की एक तस्वीर बनाकर अपने पिता ह्यू को दिखाता है, लेकिन ह्यू का मानना था कि ऐसा कोई भी मॉन्स्टर घर के बेसमेंट में नहीं है। तो हिल हाउस में खेलते हुए ल्यूक को एक हैट मिलती है और उसे वो हैट काफ़ी पसंद आती है। ल्यूक के साथ उसकी ट्विन सिस्टर नेल भी थी और वो अपने लिए एक बॉक्स ऑफ बटन्स लेती है। ल्यूक के पिता ह्यू उसे वो हैट इस कंडीशन पे देते हैं कि ल्यूक एक अच्छे और बड़े बच्चे की तरह रियल और इमेजिनरी चीज़ों में डिफरेंस कर पाए। ल्यूक और नेल दोनों अपने अपने सामानों से काफ़ी खुश थे और वो खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। इन सीन्स के दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ल्यूक और नेल के बीच एक ट्विन थिंग थी, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन सा था। वो दोनों एक दूसरे के दर्द, इमोशन और थॉट प्रोसेस को महसूस कर पाते थे, इवन इफ दे आर फार अवे। एनीवेज, जब ल्यूक और नेल खेल रहे होते हैं तो ल्यूक को एक पुरानी फ़ोन के रिफ्लेक्शन में किसी बूढ़ी औरत की घोस्ट दिखती है। इतना ही नहीं, उसी रात ल्यूक इस हिल हाउस में एक बहुत ही लंबे इंसान का घोस्ट देखता है और वो इस घोस्ट को देखते ही अपने कमरे के बिस्तर के नीचे छिप जाता है।
ये लंबा घोस्ट इस घर के हॉलवे में सभी दरवाजे खोल रहा था और फाइनली वो ल्यूक के कमरे में आता है। कमरे में आके वो ल्यूक की हैट पहनता है और फिर वो बाहर जाने लगता है, लेकिन अचानक ल्यूक के मुंह से एक आवाज़ निकलती है जिसे सुनकर ये घोस्ट वहीं ठहर जाता है। ये घोस्ट वापस ल्यूक की तरफ आता है और वो ल्यूक के बेड के नीचे देखता है, जिससे ल्यूक इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। दोस्तों, ये घटना ल्यूक के लाइफ की सबसे ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट थी जिससे वो आज तक हॉन्ट हो रहा था। इन डरावने फीलिंग से कोप अप करने के लिए ल्यूक ने एक मेथड अपनाया था जिसमें वो 1 से लेकर 7 तक काउंट करता था। ल्यूक नेल को भी बताता है कि जब भी उसे डर लगे तो वो 1 से 7 तक काउंट कर सकती है, क्योंकि इट सिग्निफाइज 7 पीपल इन देयर लाइफ विच आर ह्यू, ओलिविया, स्टीव, शर्ली, थियो, ल्यूक और नेल। और जब तक ये 7 लोग साथ हैं उन्हें कोई भी छू तक नहीं सकता। तो इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां ल्यूक बड़ा हो चुका है और वो एक बुरा वाला ड्रग एडिक्ट है। शर्ली ने ल्यूक को रिहैब सेंटर में भर्ती कराया था और वो वहाँ काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा था, क्योंकि ही वॉज 30 डेज क्लीन नाउ। इस रिहैब सेंटर में ल्यूक की एक फ्रेंड बनी थी जिसका नाम जोई था, और जोई ल्यूक को ड्रग्स की लत छोड़ने में काफ़ी मदद कर रही थी। आगे चल के ल्यूक ने 90 डेज क्लीन वाला माइलस्टोन भी पूरा कर लिया और उसकी फ्रेंड जोई तकरीबन 9 महीने से क्लीन थी। तो जब ल्यूक को 90 डेज क्लीन वाली बैज मिलती है तो वो रिहैब सेंटर में एक स्पीच देता है, जिसमें हम व्यूअर्स ल्यूक के बारे में और भी बातें जान पाते हैं। ल्यूक बताता है कि जब उसकी माँ की मौत हुई थी तब वो सिर्फ 6 साल का था और वो इस बात को समझ नहीं पाया था कि उसकी मॉम अब कभी वापस नहीं आ सकती। वो हमेशा अपनी मॉम का इंतज़ार करते रहता था, लेकिन उसकी मॉम कभी वापस नहीं आई। लेकिन दोस्तों, उस हिल हाउस की कुछ दूसरी चीज़ें थी जो ल्यूक के ज़िंदगी में वापस ज़रूर आई। ये चीज़ें और कुछ नहीं बल्कि उस हिल हाउस के घोस्ट थे जो ल्यूक को अब तक दिखते थे। ल्यूक ने इन घोस्ट के विजन से छुटकारा पाने के लिए पहली बार ड्रग्स लिया था और तब से वो एक एडिक्ट बन गया। वो खुद भी ड्रग्स छोड़ना चाहता था, लेकिन कई दिनों क्लीन होने के बाद उसे फिर से वो घोस्ट दिखने लगते थे, जिसके कारण वो फिर से ड्रग अब्यूज़ करने लगता था। इस स्पीच में ल्यूक ये भी बोलता है कि उसे इस बात का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने अपने परिवार वालों को ही चीट और उनसे ही स्टील किया है। तो कहानी आगे बढ़ती है, जहां हम ल्यूक को सोते हुए देखते हैं और ठीक रात 12:03 पे ल्यूक की नींद खुलती है। ल्यूक अपने बिस्तर के पास अपनी ट्विन सिस्टर नेल को देखता है एंड शी सेज गो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ल्यूक की नींद खुलती है तो उसके गर्दन में दर्द थी और उसके बेड के नीचे एक चिट थी जिसमें लिखा था डोंट फॉलो मी। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जोई इस रिहैब सेंटर से भाग गई है और ल्यूक भी उसे खोजने के लिए इस सेंटर से भाग निकलता है। ल्यूक जोई को अलग अलग जगहों पे खोज रहा था और हम व्यूअर्स देखते हैं कि ल्यूक को अब भी वो टॉल मैन घोस्ट दिख रहा था। एनीवेज, फाइनली ल्यूक जोई को किसी पेडलर स्पॉट पे ढूंढ पाता है और ल्यूक ये भी समझ जाता है कि जोई को ड्रग्स लेने की तलब है, जिसकी वजह से वो जोई को अकेला छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो सबसे पहले ल्यूक रिहैब सेंटर कॉल करता है, लेकिन रिहैब वाले इन दोनों को वापस लेने से मना करते हैं, क्योंकि रिहैब सेंटर की पॉलिसी थी कि अगर कोई यहाँ से भागता है तो वो लोग उसे वापस अपने सेंटर में नहीं लेंगे। इसीलिए ल्यूक जोई के साथ स्टीव की पत्नी ले के घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि स्टीव और ले अब अलग अलग रहते हैं और ले ल्यूक को पैसे देने से इनकार करती है। इसीलिए ल्यूक स्टीव के घर जाता है और वो वहां से स्टीव का आईपैड और कैमरा चुराता है ताकि वो उसे बेच के कुछ पैसे बना ले। दोस्तों, ये फर्स्ट एपिसोड की वही सीन है जहां स्टीव ल्यूक को आईपैड और कैमरा चुराते हुए पकड़ लेता है और वो इन सामानों के बदले ल्यूक को $200 देता है। ये पैसा लेकर ल्यूक अपने और जोई के लिए एक होटल करने की सोचता है और जोई ल्यूक को किस करते हुए बोलती है कि वो वॉशरूम होकर आएगी। काफ़ी देर तक जोई वापस नहीं आती है और हम भी उसको पता चलता है कि जोई ल्यूक को किस करते वक्त उसके $200 चुराकर ड्रग्स लेने चली गई। इस बात से ल्यूक एकदम टूट जाता है और अब उसे जगह जगह पे उस टॉल मैन की घोस्ट दिख रही थी। इतना ही नहीं, कुछ बुरे लोग ल्यूक पे अटैक करके उसका जूता और जैकेट भी छीन लेते हैं। ल्यूक को काफ़ी ठंड लग रही थी और उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो रही थी। ल्यूक वापस रिहैब सेंटर कॉल करता है और इस बार वो लोग ल्यूक को पिकअप करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि रिहैब सेंटर में स्टीव ल्यूक को वापस लेने आया था बिकॉज नेल की मौत हो गई थी। जब तक स्टीव ल्यूक के पास पहुंचता, टॉल घोस्ट ल्यूक को बहुत ही ज़्यादा हॉन्ट कर रहा था और इसीलिए ल्यूक 1 से 7 तक बार बार काउंट करता है।
फाइनली ल्यूक से रहा नहीं गया और वो इस घोस्ट का सामना करने के लिए सोचता है, लेकिन पीछे घूमने पे सरप्राइजिंगली ल्यूक को अपनी माँ ओलिविया दिखती है जो कि एक हैट पहनी हुई थी। ओलिविया ल्यूक से बोलती है कि कम होम माय लव, और ठीक उसी वक्त हम स्टीव को ल्यूक के पास पहुंचते देखते हैं। ल्यूक स्टीव से बोलता है कि उसने कोई ड्रग्स नहीं किया है और स्टीव ल्यूक को बताता है कि उसकी ट्विन सिस्टर नेल अब इस दुनिया में नहीं रही। स्टीव एड्स कि नेल ने आत्महत्या कर ली, जिस पे ल्यूक बोलता है कि ये मौत एक आत्महत्या नहीं थी। एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है एपिसोड 5, जो कि इस सीज़न की बेस्ट एपिसोड है। यह एपिसोड पूरी तरह से नेल की ज़िंदगी पे फोकस्ड है और हम व्यूअर्स यहाँ द बेंट नेक लेडी की सच्चाई जानेंगे। तो कहानी पास्ट में शुरू होती है जब हिल हाउस में नेल को अक्सर एक बेंट नेक लेडी की घोस्ट दिखती थी। जब भी नेल इस बेंट नेक लेडी को देखती थी तो वो काइंड ऑफ टेम्पररी पैरालाइज्ड हो जाती थी। नेल के पेरेंट्स का मानना था कि ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि हिल हाउस में सचमुच एक बेंट नेक लेडी की घोस्ट थी जो सिर्फ नेल को ही हॉन्ट करती थी। नेल की माँ ओलिविया के पास एक लॉकेट थी जिसमें नेल और ल्यूक की तस्वीर थी। ओलिविया बोलती है कि जब नेल बड़ी हो जाएगी तो वो उसे ये लॉकेट देंगी। नेल को बचपन में टी पार्टी करने का बहुत ही शौक था और उसे इस हिल हाउस के टॉय रूम में एक टी कप का सेट मिलता है। नेल ये टी सेट मिसेस डडली को दिखाती है और मिसेस डडली बताती हैं कि ये टी सेट जैकलिन हिल नामक लड़की की थी जो कि इस हाउस की पुरानी ओनर हेजल हिल की बेटी थी। मिसेस डडली ने हेजल का ख्याल तब रखा था जब हेजल बूढ़ी हो गई थी और वो अपने बुढ़ापे में सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि जैकलिन नीड्स अ कप ऑफ स्टार्स। नेल इस टी सेट को क्लीन करने लगती है जब उसकी माँ ओलिविया गुस्से में उसे अपने पास बुलाती है क्योंकि इस घर के एक दीवार पे नेल का नाम लिखा हुआ था। ओलिविया के हिसाब से नेल ने ही खुद का नाम लिख के दीवार को गंदा किया है, लेकिन नेल का कहना था कि उसने अपना नाम वॉल्स पे नहीं लिखा है। तभी वहाँ थियो आती है और वो डिस्कवर करती है कि वॉल्स पे केवल नेल का नाम नहीं बल्कि कम होम नेल लिखा था। यहाँ सीन चेंज होकर प्रेजेंट में उस टाइम पे आती है जब नेल जिंदा थी और हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि उसे स्लीप पैरालिसिस की बीमारी थी। नेल इस बीमारी के इलाज के लिए एक स्लीप टेक्नोलॉजिस्ट से मिलती है जिसका नाम आर्थर था। आर्थर एक बहुत ही स्वीट बंदा था और कुछ ही दिनों में नेल और आर्थर एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। जल्दी आर्थर नेल को प्रपोज भी कर देता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद भी नेल को कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होती थी, लेकिन आर्थर उसे हमेशा इससे बाहर निकलने में मदद करता था। ऐसे ही एक रात नेल वापस पैरालाइज्ड होती है और उसका पति कमरे की लाइट जलाने जाता है, लेकिन अचानक आर्थर को कुछ होता है और वो स्टिफ होकर ज़मीन पे गिर जाता है। नेल पैरालिसिस से बाहर निकलती है और वो आर्थर के पास जाती है, लेकिन तब तक आर्थर मर चुका था। इस सीन में नेल को वापस से वो बेंट नेक लेडी दिखी थी और नेल को ऐसा लगता है कि ये सब बेंट नेक लेडी ने ही किया है। अपने पति की मौत के बाद नेल एकदम डिप्रेस्ड हो चुकी थी और वो एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करने लगती है। साइकियाट्रिस्ट बार बार नेल को समझाता है कि आर्थर की मौत एन्यूरिज्म के कारण हुई है, जिसमें एक इंसान की आर्टरी वॉल इतनी वीक हो जाती है कि उसकी कोई नस शरीर के अंदर ही बर्स्ट होती है, जिससे इंसान को इंटरनल ब्लीडिंग होता है। इस ब्लीडिंग से कई बार इंसान कुछ ही सेकेंड्स में अपना दम तोड़ देता है। नेल का अब भी यही मानना था कि उसके पति को बेंट नेक लेडी ने मारा है और अब तो उसे बार बार बेंट नेक लेडी दिख रही थी। नेल के साइकियाट्रिस्ट ने उससे काफ़ी मेडिसिन दिए थे, लेकिन धीरे धीरे नेल उन दवाइयों को लेना छोड़ चुकी थी। डिप्रेशन फेज में नेल की बहन थियो से मिलने आती है, विच वॉज ऑफ नो हेल्प, क्योंकि इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। नेल की हालत बद से बदतर होते जा रही थी और वो एक बार अपने भाई स्टीव की बुक हियरिंग में जाकर सबके सामने चिल्लाते हुए उस पर झूठी किताबें लिखने का इल्ज़ाम लगाती है। हम व्यूअर्स देख पा रहे थे कि नेल की रिलेशनशिप सबके साथ खराब हो रही थी और वो अपने साइकियाट्रिस्ट से बार बार हिल हाउस के बारे में ही बातें करती थी। नेल का साइकियाट्रिस्ट इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि एक घर किसी इंसान की ज़िंदगी को इतना ओवरपावर कैसे कर सकता है, वो भी तब जब नेल उस घर में 26 साल पहले सिर्फ कुछ महीनों के लिए रही थी। दिन प्रतिदिन नेल को वो बेंट नेक लेडी बार बार दिखने लगती है और वो इन विजन्स को दूर करने के लिए ल्यूक का तरीका अपनाती है, जिसमें शी वॉज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 7। वो कई बार अपने फैमिली को रीच आउट करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग बिजी थे और वो नेल के कॉल को इग्नोर करते हैं। फाइनली एक रात नेल अपने घर से बाहर निकलती है और वो सीधा पहुंचती है उस हिल हाउस में, और ये सीन हम व्यूअर्स ने पहले कुछ एपिसोड्स में देखा था।
नेल के वहाँ पहुँचते ही हिल हाउस की लाइट जल जाती है, एज इफ ये घर उसे अंदर बुला रही हो। घर के अंदर नेल को सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा ये घर 26 साल पहले हुआ करता था, लेकिन असल में ये बस एक खंडहर बन चुका था जहाँ कोई भी नहीं था। घर के अंदर आने के बाद नेल रियलिटी को नहीं देख पा रही थी, बल्कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख पा रही थी जो ये घर नेल को दिखाना चाह रहा था। नेल यहाँ अपने परिवार के 26 साल पहले वाले दृश्यों को देखती है जहाँ सब उस पर ध्यान देते रहते हैं और वो लोग नेल के साथ टी पार्टी करना चाहते थे। नेल को अपनी मॉम ओलिविया दिखती है जो दीवार पे लिख रही थी वेलकम होम नेल, और वो नेल को यहाँ देख के बहुत खुश होती है। ओलिविया नेल को कपड़े बदलने बोलती है और कपड़े बदल के जब नेल नीचे आती है तो उसे वहाँ प्रेजेंट में अपने सभी भाई बहन दिखते हैं जो उससे माफ़ी मांग रहे थे। नेल को ऐसा लग रहा था कि सभी लोग उसे स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में तो ये घर एक खंडहर था जहाँ नेल के अलावा और कोई नहीं था। उसे वहाँ अपना पति आर्थर भी दिखता है जिसके साथ वो डांस करने लगती है। और दोस्तों, ये पहले एपिसोड की वही सीन है जहाँ नेल इस घर में अकेले पागलों की तरह डांस कर रही थी। डांस करते करते नेल एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक छोटी बच्ची दिखती है और ये बच्ची ल्यूक की सो कॉल्ड इमेजिनरी फ्रेंड एबिगेल थी। ओलिविया वहां आती है और वो नेल को एक टी पार्टी के लिए ऊपर इनवाइट करती है। नेल घर की सीढ़ियों से ऊपर जाती है और ओलिविया उसे वही लॉकेट पहनने देती है जिसमें नेल और ल्यूक की फोटो थी। नेल इस लॉकेट को पहनती है, लेकिन रियल में वो अपने गले में फांसी का फंदा डाल रही थी। सून नेल रियलाइजेस कि वो इस घर की सीढ़ियों के एंड पे खड़ी थी और वो वहां से कूदने वाली थी। ओलिविया नेल को बोलती है कि ये सब बस एक ड्रीम है और नीचे कूदने के बाद नेल अपने ड्रीम से उठ जाएगी। एंड देन नेल सीढ़ी से फिसल के नीचे गिरती है जिससे उसे फांसी लग जाती है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। यहाँ हमें इस पूरे सीरीज़ का सबसे बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है जब हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि बेंट नेक लेडी और कोई नहीं बल्कि नेल खुद थी, क्योंकि फांसी लगाने से उसकी नेक बेंड हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, नेल खुद को ही हॉन्ट कर रही थी। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेजेंट की नेल अपने आप को बचपन में कैसे हॉन्ट कर पा रही थी। इसका जवाब ये है कि हिल हाउस में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब ये घर लोगों को उनकी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तक दिखा सकता है। इस घर की डिटेल्स हम आने वाले एपिसोड्स में और भी अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आप बस ये समझ लीजिए कि नेल अब हिल हाउस की एक घोस्ट बन चुकी थी। 5th एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ शुरू होती है 6th एपिसोड एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि ये एपिसोड एक पीस ऑफ आर्ट है। इस एपिसोड में कहानी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ती है, इसलिए मैं काफ़ी शॉर्ट में आपको इस एपिसोड की मेन प्लॉट पॉइंट्स बताऊंगा। एपिसोड की शुरुआत में हम व्यूअर्स प्रेजेंट डे की सीन देखते हैं जहां क्रेन फैमिली के सभी लोगों की रीयूनियन होने वाली थी। ये नेल के बरियल से एक दिन पहले की रात थी और इस रात को तूफान काफ़ी तेज़ थी। सभी लोग शर्ली के घर में एकत्रित होने वाले थे और हम व्यूअर्स यहाँ इन 4 भाई बहन के अलावा इनके पिता ह्यू और शर्ली के पति हैरिस को भी देखते हैं। इन सब के अलावा यहाँ नेल की डेड बॉडी थी और ये सभी लोग नेल के बचपन और उसकी लाइफ के बारे में अच्छी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ थियो काफ़ी ज़्यादा पी रही थी और शर्ली वॉज आस्किंग थियो टू स्लो डाउन। बातों बातों में ह्यू बोलते हैं कि नेल उन्हें हर महीने लेटर्स लिखा करती थी जिसमें वो हमेशा की तरह अपने सिबलिंग्स का हाल खबर बताती थी। इस बात पे स्टीव अपने पिता से पूछता है कि क्या नेल ने उन्हें अपनी दिमागी हालत या फिर कोई प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ बताया था। इस पे ह्यू बोलते हैं कि नेल ने उन्हें कुछ नहीं बताया था और इस बात पे स्टीव अपने पिता ह्यू पे भड़क जाता है। स्टीव का कहना था कि ह्यू हमेशा अपने बच्चों से बातें छुपाते हैं और उन्होंने आज तक अपने बच्चों को हिल हाउस की आखिरी रात के बारे में कुछ नहीं बताया है। ह्यू का कहना था कि वो ये बातें सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए छुपाते हैं, क्योंकि अगर वो सच बताएंगे भी तो स्टीव उनकी बातें नहीं मानेगा। स्टीव ह्यू को सच बताने के लिए उकसाता है और ह्यू बोलते हैं कि ओलिविया और नेल ने आत्महत्या नहीं करी है बल्कि उस हिल हाउस ने उन्हें मारा है। इस बात पे स्टीव और भी भड़कता है और उसका कहना था कि इन्हीं कहानियों और अंधविश्वासों की वजह से आज उनके परिवार का ये हाल है, जहां 7 में से 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। स्टीव के हिसाब से उनके फैमिली में सभी को मेंटल सिकनेस है, जहां उन्हें भूत जैसे लोग दिखते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स जान पाते हैं कि स्टीव को भी कई बार घोस्ट दिखते थे।
इस बहस के दौरान कभी कभी ह्यू अपने आप में ही बातें करते थे और स्टीव इसे भी एक मेंटल सिकनेस बुला रहा था जो उसके हिसाब से हेरिडिटरी है। सीन को देख के एक बात तो एकदम क्लियर हो गई थी कि स्टीव अब भी नहीं मान रहा था कि इन सब की लाइफ में किसी तरह का पैरानॉर्मल इन्फ्लुएंस है, बल्कि उसका ये मानना था कि इस घर के सभी लोग हेरिडेटरी वे में मेंटली सिक हैं। यहाँ इस परिवार के बीच का माहौल और भी गर्म हो जाता है जब शर्ली स्टीव को ब्लेम करना शुरू करती है कि उसने ही द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस बुक लिखी, जिसकी वजह से इनके परिवार के पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस अब दुनिया में सभी लोग जानते हैं। शर्ली के हिसाब से इट वॉज ब्लड मनी और किसी ने भी ये पैसा नहीं लिया। शर्ली थियो पे भी ये बोल के चिल्लाती है कि थियो ने अपनी बहन के फ्यूनरल डे पे भी इतनी ज़्यादा पी रखी है। इस झगड़े में थियो भी शामिल हो जाती है और वो शर्ली को क्लियर करती है कि उसने स्टीव से बुक के पैसे लिए हैं। इतना ही नहीं, वो इस डिसीजन से बहुत ही खुश है क्योंकि उन पैसों की मदद से वो अपनी डॉक्टरेट कर पाई। थियो शर्ली को ऐसे बिहेव करने के लिए बिच बोलती है और शर्ली थियो को उसका घर छोड़ने बोलती है। यहाँ लड़ाई और भी बढ़ जाती है जब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि शर्ली के पति हैरिस भी स्टीव से पैसे लेते थे। इस बात से शर्ली एकदम शॉक में थी और वो सभी को घर से बाहर जाने बोलती है। वो रोते हुए नेल की डेड बॉडी के पास पहुंचती है जहां नेल की आंखों पे बटन्स रखा हुआ था। दिस वॉज इवन मोर डिसअपॉइंटिंग क्योंकि शर्ली को लगता है कि कोई इतने सीरियस सिचुएशन में मजाकिया हरकत क्यों कर रहा है। इन झगड़ों के बीच घर की लाइट चली जाती है और शर्ली अपना बैकअप जनरेटर चेक करने जाती है। ह्यू घर में चलते हुए बाथरूम की तरफ जाते हैं जहां सीन ट्रांजिशन होकर पास्ट में जाती है। पास्ट में भी एक बार हिल हाउस में जोड़ों की आंधी आई थी जहां घर के झूमर और खिड़की वगैरह टूट रहे थे। इस तूफान के बीच नेल एकदम से गायब हो गई थी और सभी लोग उसे घर में ढूंढ रहे थे। नेल की माँ ओलिविया जब उसे ढूंढ रही थी तब उन्हें कुछ घोस्ट्स इस घर में दिखे थे और वो काइंड ऑफ जोन आउट होकर उन घोस्ट्स के पीछे चलती हैं। ह्यू के आने से उन्हें वापस होश आता है और अचानक से हम नेल को वापस देखते हैं। नेल का कहना था कि वो पूरे टाइम सबके साथ खड़ी थी लेकिन कोई उसे देख या सुन नहीं पा रहा था। कमिंग टू प्रेजेंट अगेन, शर्ली लाइट्स के लिए घर के कमरे चेक कर रही थी जब उसे एक कमरे में उसका पति और थियो दिखते हैं। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इनके बीच कुछ चल रहा था और शर्ली वॉज शॉक्ड। फाइटिंग्स और भी बढ़ जाती है लेकिन अचानक नेल की कास्केट अपने आप ही गिरती है और ऐसा होने से सभी लोग लड़ाई करना बंद कर देते हैं। एपिसोड की लास्ट सीन में हम नेल की घोस्ट को वहीं खड़ा देखते हैं और पास्ट की तरह ही उसे कोई देख या सुन नहीं पा रहा था। इनफैक्ट अपने कैस्केट को नेल ने खुद ही गिराया था ताकि सभी लोग लड़ना बंद कर दें।